तो आज की क्लास में हम लोग लेक्चर नंबर 3 में सरफेस केमिस्ट्री के, जिसमें हमें कोलॉइड्स के बारे में पढ़ना है। तो हेडिंग डालें कोलाइडल स्टेट, हेडिंग डालें कोलाइडल स्टेट, राइट। अ कोलॉइड इज अ हेट्रोजेनस सिस्टम, अ कोलॉइड is a heterogeneous system in which one substance is dispersed. A colloid is a heterogeneous system in which one substance is dispersed as very fine particle in another substance, and as very fine particle in another substance, full stop. The substance which is dispersed is known as dispersed phase. The substance which is dispersed is called as dispersed phase, and the system and the substance in which it is dispersed is called as dispersed medium. The substance in which it is dispersed is called as dispersion medium. सेम वैसे ही जैसे कि आपने पढ़ा हुआ है कि सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं। एक सॉल्यूशन जब कभी भी बनता है वो दो चीजों से मिलकर बनता है, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। ठीक इसी प्रकार से यहां पर भी जो कोलॉइड है वो कोलॉइड दो चीजों से मिलकर बना है, एक डिस्पर्स्ड फेज और दूसरा है डिस्पर्सन मीडियम, जिसमें आप इस सब्सटेंस को घोलते हैं उसे आप डिस्पर्सन मीडियम कहते हैं, और जिसको घोल रहे हैं उसे आप डिस्पर्स फेज कहते हैं, और ये दोनों मिलकर क्या बनाता है? कोलॉइड्स बनाता है। कुछ एग्जाम्पल अगर मैं बोल दूं आपको तो थोड़ा सा आपको समझने में आसानी होगी। आप कह सकते हैं, आपने परफ्यूम देखा होगा, मिल्क देखा होगा। मिल्क एक कोलॉइड है। मिल्क कोलॉइड इसलिए है क्योंकि उसके अंदर आपने ये तो सुना होगा कि मिल्क के अंदर सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं, पोटेशियम भी है, सोडियम भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, सारी चीजें उसके, इसलिए उसको मिल्क इज अ कंप्लीट फूड बोलते हैं ना। मिल्क एक पूर्ण आहार होता है। तो अब वो सारे जो पार्टिकल्स हैं वो कहाँ हैं? तो वो उस पूरे डिस्पर्स्ड मीडियम में डिस्पर्स हुए हुए हैं। अब वो ऐसा इतना छोटा है कि वो नीचे सेटल भी नहीं हो रहा और इतना बड़ा भी नहीं है कि आप उसे देख सकते हैं। तो मतलब वो ऐसे सिचुएशन में है, इतना ज्यादा छोटा है कि वो पूरा हवा में ही, मतलब उस पूरे मीडियम में ही पूरा चारों तरफ रैंडमली मूव कर रहा है। वो इतना बड़ा नहीं है कि नीचे सेटल हो जाए और इतना छोटा भी नहीं है कि वो बिल्कुल ट्रू सॉल्यूशन हो गया। ट्रू सॉल्यूशन मतलब जैसे चीनी का पानी में मिलना, जब मिल जाता है उसके बाद आप चीनी के पार्टिकल्स और देख नहीं पाएंगे। तो वो इतना छोटा भी नहीं है कि बिल्कुल ट्रू सॉल्यूशन हो जाए, पर इतना बड़ा भी नहीं है कि वो सेटल हो जाए। बीच वाला है जो ऊपर ही हवा में क्या करता रहता है? घूमता रहता है। मैं 3 एग्जांपल दूंगा, आपको उससे समझ में आ जाएगा कि कोलॉइड्स किसे कहते हैं, ट्रू सॉल्यूशन किसे कहते हैं और प्रिसिपिटेट किसे कहते हैं। प्रिसिपिटेट आपने बनाया होगा केमिकल रिएक्शंस में, जहां पे आपका पीपीटी जो है वो नीचे आके क्या हो जाता है? सेटल हो जाता है। इसका मतलब उसकी साइज इतनी बड़ी थी कि ग्रेविटी उसके ऊपर एक्ट किया और वो जाके सेटल हो गया। पहला। ट्रू सॉल्यूशन वो है जहां पे आपको पता ही नहीं चलता कि अंदर कुछ है भी। नमक और पानी का मिश्रण है, आपको पता ही नहीं लग रहा कि उसमें नमक कहां है, वो पानी के जैसा ही हो गया। यानी पार्टिकल साइज इतने छोटे थे कि यू कैन नॉट सी इट विथ योर नेकेड आईज। अब एक तो एक्सट्रीम एंड हो गया जहां ट्रू सॉल्यूशन बन गया, एक एक्सट्रीम एंड है जहां पर आपने प्रिसिपिटेट बनाया। उन दोनों के बीच का जो साइज होगा, जहां पे वो इतना छोटा नहीं है कि आपको दिख नहीं रहा, आपको दिख भी रहा है, और इतना बड़ा नहीं है कि वो सेटल डाउन हो जाए, वो हवा में ही सस्पेंडेड है, उस पर्टिकुलर फेज को आप क्या बोलते हैं? कोलॉइड्स बोलते हैं। दैट इज ओनली कॉल्ड एज कोलॉइड्स। तो लिखें आगे, ऑन द बेसिस ऑफ size of dispersed phase,
on the basis of size of dispersed phase, solution are divided into three classes. Solution are divided into three classes. अब ये देखिए यहां पे ना एक समझने वाली बात है, अगर ऐसे कुछ सवाल आ जाए, इज कोलाइडल अ ट्रू सॉल्यूशन या इज कोलाइडल अ सॉल्यूशन, तो मेरा आंसर इसका फॉल्स होगा. क्यों? सॉल्यूशन इज होमोजेनियस इन नेचर वेयरएज कोलाइड्स आर हेटेरोजेनियस इन नेचर. तो ये हेटेरोजेनियस होता है. हम ये नहीं कह सकते कि आप बिल्कुल ही कोई चीज जमा नहीं होगी. आपने देखा होगा, खास करके घी देखा है आपने. घी जब आप बहुत दिन तक छोड़ देंगे ना तो नीचे डेंसर होगा, ऊपर लाइटर हो जाता है. या फिर कभी आपने मधु देखा होगा, हनी भी बहुत दिन तक जब आप किसी जगह कंटेनर में छोड़ देंगे ना डिस्टर्ब बिना किए हुए, नीचे डेंसर होगा, ऊपर लाइटर हो जाता है. तो अंदर है कोलाइडल पार्टिकल, क्या है? कोलाइडल्स ही हैं, पर नीचे की ओर जो जमा हो जा रहा है, नीचे की ओर जो बैठ जा रहा है, तो वो उसमें हल्का सस्पेंशन की प्रॉपर्टी आ रही, क्योंकि जो हेवियर पार्टिकल होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे, जो लाइटर होगा वो ही ऊपर घूमता रहेगा. तो जो ऊपर है दैट इज कॉल्ड एज कोलाइड्स, और जो जम जा रहा है दैट इज सस्पेंशन. पर सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? पूरे में होमोजीनियस होना चाहिए. तो यहां पे होमोजिनिटी है क्या? नीचे डेंस है, ऊपर लाइटर है, तो ये हेट्रोजीनस हो गया. तो हेट्रोजीनस कभी भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता. सॉल्यूशन हमेशा होमोजीनस होता है. ठीक है, तो कोलाइड्स आर हेट्रोजीनस, लेकिन इसे भी हम सॉल्यूशन बोलते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ होमोजिनिटी, बिकॉज ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. इसमें भी दो फेज होते हैं, इसमें भी दो फेज हैं. सोल्यूट को हम यहां डिस्पर्स फेज बोल रहे हैं और सॉल्वेंट को यहां पे हम डिस्पर्सन मीडियम या डिस्पर्स्ड मीडियम बोलते हैं, डिस्पर्सन मीडियम बोलते हैं. तो मीडियम के बेसिस पर हम इसे क्या बोल रहे हैं? सोल्यूट और सॉल्वेंट जैसे दो प्रकार के, यहां पे भी दो हैं, इसलिए हम इसे सॉल्यूशन बोल रहे हैं. व्हाट इट? तो इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री क्लासेस. फर्स्ट, ट्रू सॉल्यूशन. ट्रू सॉल्यूशन, इट हैज डिस्पर्स्ड पार्टिकल. ट्रू सॉल्यूशन में लिखें, इट हैज डिस्पर्स्ड पार्टिकल विथ साइज लेस देन 1 नैनोमीटर. साइज लेस देन 1 नैनोमीटर. तो ट्रू सॉल्यूशन आप किसको बोल रहे हैं? ट्रू सॉल्यूशन आप उसको बोल रहे हैं जहां पे जो डिस्पर्स्ड फेज है, डिस्पर्स्ड फेज है, उसका जो साइज है वो लेस देन 10⁻⁹ मीटर के बराबर है. जहां पर पार्टिकल साइज इज लेस देन 10⁻⁹ मीटर, उस पार्टिकल, उस पर्टिकुलर होमोजेनस या हेट्रोजेनस मिक्सचर को आप क्या बोलते हैं? ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं. व्हाट इट? पॉइंट नंबर उसी में आगे लिखें. हियर द डिस्पर्स्ड पार्टिकल कंस्टिट्यूट ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल. Here the constituent particle, dispersed particle constitute of single molecule. Single molecule such as glucose, salt, etc. in water. In water. Done? डन. अब सेकंड लिखें, कोलाइडल सॉल्यूशन. कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, राइट. द साइज ऑफ डिस्पर्स्ड पार्टिकल, the size of dispersed particle range between 1 nanometer to 1000 nanometer. 1 nanometer to 1000 nanometer, that is 10⁻⁹ मीटर से लेकर 10⁻⁶ मीटर के बीच में. फुल स्टॉप. The dispersed particle range, the dispersed particle could be macromolecule or association of many molecules.
could be macromolecules or association of many molecules. Macromolecule या association of many molecule. Example, fat droplets in milk. Fat droplets in milk. Protein globulus in blood plasma. Protein globulus in blood plasma. डन। नोट डाल के इसके बारे में एक दो बातें और लिखें। कोलाइडल पार्टिकल्स आर लार्ज एनफ टू बी सस्पेंडेड in solution, large enough to be suspended as solution, but small enough to be visible by naked eye. Small enough to be visible by naked eye. इसका हिंदी अनुवाद कौन करेगा? Colloidal particles are large enough to be suspended in solution, but small enough to be visible by naked eye. Colloidal particles are large enough to be suspended in solution and small enough to be visible by naked eye. तो इतने बड़ा होते हैं कि वो उसमें अच्छे से मिल भी सकता है और इतने छोटे होते हैं कि वो उसमें दिख भी नहीं सकता। उल्टा होता है, इसलिए इसका अनुवाद पूछा। कह रहा है कोलाइडल पार्टिकल्स आर लार्ज एनफ टू बी सस्पेंडेड, इतना भी बड़ा नहीं है, इतना भी छोटा नहीं है कि वो सस्पेंड रहे, माने हवा में ही रह जाए, और बट स्मॉल एनफ टू बी विजिबल, और इतना भी बड़ा नहीं है कि हम उसे देख सकें, इतना भी बड़ा नहीं है कि हम उसे देख सकें आंख से। तो स्मॉल एनफ मतलब इतना भी बड़ा, लार्ज एनफ मींस इतना भी छोटा। ठीक है, उल्टा चलता है। आगे लिखें सेकेंड पॉइंट, कोलाइडल पार्टिकल्स constitute enormous surface area per unit mass. Colloidal particles constitute enormous surface area per unit mass, which results in exhibition of various properties of colloidal particle, such as point number 1 colligative properties, point number 2 Tyndall effect. First is colligative properties, second is Tyndall effect, third is Brownian movement, fourth is electrophoresis, fifth is coagulation. First is colligative properties, second is Tyndall effect, Tyndall, Tyndall effect, third is Brownian movement, BROWNIAN, Brownian movement, electrophoresis, 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 and coagulation, COAGULATION, coagulation. तो ये जो कुछ यूनिक प्रॉपर्टी है कोलाइड्स की, ये इसीलिए संभव हो पाई है क्योंकि ये दो खास बातें जो आपने उसके ऊपर लिखी हुई हैं। क्या क्या खास बातें आपने लिखा है? पहली खास बात है कि ये इतना भी छोटा नहीं होता कि आपको ये सस्पेंडेड फॉर्म में दिखे, मतलब इतना भी बड़ा नहीं है कि ये नीचे सेटल हो जाए, और इतना भी छोटा नहीं है, मतलब इतना भी बड़ा नहीं है कि आप उसको देख सकें। गॉट इट? नेक्स्ट एंड द थर्ड पॉइंट, क्लासिफिकेशन का तीसरा वाला, पहला था ट्रू सॉल्यूशन, दूसरा था कोलाइडल सॉल्यूशन, एंड तीसरा इज सस्पेंशन। द सस्पेंशन में लिखें, इट हैज साइज ऑफ डिस्पर्स पार्टिकल ग्रेटर देन
सस्पेंशन, डिस्पर्स्ड पार्टिकल या डिस्पर्स्ड फेज का जो साइज है वो ग्रेटर देन 10⁻⁻6 मीटर है, ग्रेटर देन 10⁻⁻6 मीटर, साइज इज ग्रेटर देन 10⁻⁻6 मीटर और 1000 नैनोमीटर, 10⁻⁻6 मीटर और 1000 नैनोमीटर, विच आर एग्रीगेट्स ऑफ greater than 10⁻⁻6 meter or 1000 nanometer, which are aggregates of millions of molecule, millions of molecule, millions of molecule, soil particle in water, soil particles in water, shoot particles in smoke, shoot particles in smoke, shoot particles in smoke, etc. तो ये दो आपके एग्जाम्पल हैं जो सस्पेंशन का, जहां पे चीजें क्या होती है क्लियरली दिखाई देती है कि वो क्या हो गया, सैचुरेट कर गया या फिर नीचे की ओर बैठा हुआ है। आप मिट्टी को पानी में मिला के छोड़ दें, क्या होगा, थोड़ी देर बाद नीचे मिट्टी सेटल हो जाएगी। तो वो मिट्टी का सेटल होना क्या है, दैट इज ओनली सस्पेंशन, वो नीचे आके सेटल कर गया। हेडिंग डालें क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। कोलॉइड्स की क्लासिफिकेशन को देखते हैं। हम लोग को मुख्यतः 3 क्लासिफिकेशन देखना है। पहला क्लासिफिकेशन लिखिए, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, classification based on physical state of dispersed phase and dispersion medium, classification based on physical state of dispersed phase and dispersion medium। लिखें इसके अंदर, डिपेंडिंग अपॉन वेदर द डिस्पर्स्ड फेज and dispersion medium are solid, liquid and gases, depending upon whether the dispersed phase and dispersion medium are solid, liquid and gas, 8 types of colloidal system are known to us. Solid, liquid or gas, 8 types of colloidal system are known to us। पहला, आप एक वो बना लें, 8 टाइप्स ऑफ कोलाइडल सिस्टम आर नोन टू अस। दो वो बनाएं, मतलब एक टेबल बनाएं जहां पे एक साइड आप लिखें डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स फेज, फिर आप लिखें डिस्पर्सन मीडियम, फिर आप लिखें डिस्पर्सन मीडियम, फिर आप लिखें टाइप्स ऑफ कोलॉइड और फिर आप लिखें एग्जाम्पल। तो कुल 4 कॉलम आपको बनाने हैं। पहला वाला है डिस्पर्सन फेज, दूसरा है डिस्पर्सन मीडियम, तीसरा है टाइप ऑफ कोलाइड एंड चौथा एग्जाम्पल। सबसे कम जगह जो आपको चाहिए, सबसे ज्यादा जगह जो चाहिए वो एग्जाम्पल में चाहिए, और बाकी दोनों तो सिर्फ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस लिखने हैं। तो पहले दोनों में सिर्फ आपको सॉलिड, लिक्विड, गैस लिखना है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। पर टाइप ऑफ कोलाइड में एक नाम लिखना होगा और एग्जाम्पल थोड़े ज्यादा लिखने होंगे ताकि आप समझ पाए कि क्या है। ठीक है, पहला लिखें डिस्पर्सन फेज इज सॉलिड, डिस्पर्सन फेज सॉलिड लिखें, राइट, डिस्पर्सन फेज सॉलिड। डिस्पर्सन मीडियम भी सॉलिड, दोनों सॉलिड हैं। तो टाइप ऑफ कोलाइड बनता है सॉलिड जोल, सॉलिड जोल, SOL, सॉलिड जोल, SOLID, सॉलिड जोल, SOL, जोल, सॉलिड जोल। अब देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि डिस्पर्सन मीडियम क्या है, वो भी सॉलिड है, यानी बेस भी आपका सॉलिड है और जिस चीज को आप उसमें मिला रहे हैं वो भी सॉलिड है, दोनों सॉलिड है। और सॉलिड मिलकर क्या बना रहा है, सॉलिड का जोल बना रहा है। उस सॉलिड के जोल का 2 एग्जांपल बोलता हूं। एक होता है जेमस्टोन, जेमस्टोन इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड जोल।
एक होता है कलर्ड ग्लास, जैसे आपने देखा होगा कुछ ब्लू कलर्ड ग्लास होते हैं, ब्लैक कलर्ड ग्लास होते हैं। तो ये ब्लैक कलर्ड ग्लास, ब्लू कलर्ड ग्लास, ये इसमें कलरिंग कैसे आई? अगर आपको पता है ग्लास कैसे बनता है तो मैं बता दूं कि ग्लास जो आपका बनाया जाता है वो एक लिक्विड से बनता है। लिक्विड की जब बन रहा है उसी टाइम पे जब आप उसमें कुछ कलर ऐड कर देंगे और उसको होमोजीनस तरीके से मिक्स कर देंगे तो पूरा यूनिफॉर्मली क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वो जो मिलाएंगे आप उसमें, जिसको आप डिस्पर्स फेज बोल रहे हैं, वो सॉलिड पार्टिकल है और वो इतना सॉलिड है कि ना तो वो नीचे बैठता है ना वो दिखाई, तो दिखे भी नहीं और नीचे भी नहीं बैठे, तो क्या होगा? पूरे यूनिफॉर्मली चारों तरफ ये हो जाएगा और मिल जाएगा। और जब वो चारों तरफ मिलेगा और जब वो ठंडा हो गया, माने बर्फ सॉलिडिफाई कर गया, तो सॉलिडिफिकेशन के बाद आपको यूनिफॉर्मली लगेगा कि पूरा क्या है? ब्लैक कलर का ग्लास है। तो ये ग्लास बनाने की प्रक्रिया ऐसे ही है। तो इसमें जो बनता है वो जेमस्टोन और कलर्ड ग्लास कैन बी एन एग्जांपल। सेकंड लिखें, डिस्पर्स फेज इज सॉलिड ओनली, पर जो मीडियम है दैट इज लिक्विड। यानी लिक्विड फेज में, लिक्विड मीडियम में आप क्या मिला रहे हैं? सॉलिड मिला रहे हैं। इसका एग्जांपल होता है पेंट। पेंट, पेंट है ना, पेंट बनते देखें कभी? पेंट जब आप बनते देखेंगे तो मीडियम लिक्विड रहता है और उसमें, अच्छा ये अभी तो आपको थोड़ा मुश्किल हो रहा है, पेंट आप नहीं फील कर पा रहे हैं, पर पहले के टाइम पर जब नील, ब्लू जिसको आप बोलते हैं, व्हाइट कपड़े को ब्लू करने के काम आता है ना नील, अभी आजकल उजाला के नाम से जाना जाता है, वो उजाला, वो एक्चुअली ब्लू है। इंडिगो की खेती होती थी एक जमाने में बिहार के उसमें, जहां पे इंडिगो का सत्याग्रह किया था, याद है वो सब? वो चंपारण में जो पहला सत्याग्रह ये सब हुआ था, तो वो इंडिगो की खेती को लेकर होता है। इंडिगो मतलब नील, नील की खेती होती थी। वो नील जो होता है अब ना आ गया वो लिक्विड फॉर्म में, पहले वो एक्चुअली किस फॉर्म में होता था? पाउडर्ड फॉर्म में। और आप आधा बकेट पानी लेते थे, उसमें वो पाउडर को मिलाते थे और यूनिफॉर्मली उसको मिला लेते थे, तो पूरा का पूरा वो नील कन्वर्ट हो जाता था। उसमें एक ड्रॉबैक यही था कि अगर आपने सही से नहीं मिलाया और वो जो नील है वो अगर आपस में सॉलिड जैसा ही रह गया, तो जो आप उस कपड़े को अंदर डालेंगे तो हो सकता है एक ही जगह कहीं बहुत ज्यादा ब्लू का पैच लग जाए। इसी को फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने थोड़ा सा इंप्रूव किया और वो नील किस में कन्वर्ट हो गया? उजाला वाले लिक्विड डब्बे में। तो जब एकदम स्टार्टिंग में उजाला का ऐड आया था ना, उसमें यही ऐड दिखाते थे, एक तरफ सॉलिड वाला और एक तरफ उजाला। सॉलिड वाले में जो आप डाल रहे हैं तो साइड में से दाग आता, तो जो सब हर लोग परेशान होता था उससे कि अगर आपने ठीक से नहीं मिलाया तो वो पूरा दाग लगना ही लगना है। पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप कम मिलाओ ज्यादा मिलाओ, आपने अगर लिक्विड है, लिक्विड में लिक्विड इजीली डिसॉल्व कर जाएगा। तो वो जो सॉलिड जब आप लिक्विड में डाल रहे हो और तो जो फॉर्मेशन हो रहा है वो भी क्या है? एक कोलॉइडल है। तो वो एग्जाम्पल आप ध्यान रख सकते हैं। पेंट भी ऐसे ही बनाया जाता है, पेंट का बेस होता है और उस बेस में आप क्या डालते हैं? सॉलिड डालते हैं। पर वो सॉलिड ऐसा है कि वो नीचे भी नहीं जम रहा है और वो दिख भी नहीं रहा है, वो उसमें इतना घुल गया है कि वो पूरा सिस्टम ही आपको लग रहा है कि क्या है? लिक्विड ही है। उस तरह का एग्जाम्पल, उस तरह का जो चीज फॉर्म हुआ है उसको ही आप क्या बोलते हैं? पेंट बोलते हैं। और उसका नाम क्या होता है? जोल, दैट इज कॉल्ड एज जोल। तो उसको सिंपली जोल बोलते हैं। जोल इज लिक्विड, जोल नहीं बोलते हैं क्योंकि जोल ही लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज जोल। थर्ड लिखें, डिस्पर्स फेज इज सॉलिड एंड डिस्पर्सन मीडियम इज गैस। इसको बोलते हैं एरोजोल, AEROSOL, एरोजोल। दिस इज कॉल्ड एज एरोजोल, AEROSOL, दिस इज कॉल्ड एज एरोजोल। और ये अगर एरोजोल है तो इसका एग्जांपल होता है डस्ट एंड स्मोक। डस्ट क्या है? जब आप झाड़ू मारते हैं तो आपने देखा होगा कि एक छोटे छोटे कण पूरी हवा में तो होते हैं पर हमें दिखाई नहीं देते। तब तक दिखाई नहीं देते जब तक उसके ऊपर धूप नहीं गिर रहा हो। धूप गिरेगा तो दिखेगा और एल्स दिखाई नहीं देता है, पर वो पूरी हवा में है पर आप देख नहीं पा रहे। यानी वो इतना बड़ा नहीं है कि आपको दिख जाए और वो इतना छोटा नहीं है कि वो जमा हो जा रहा है, वो हवा में घूम रहा है इधर से उधर। तो वो क्या है? वो भी एक टाइप ऑफ कोलॉइड है। कौन सा कोलॉइड है? हवा में आपने क्या मिला दिया? सॉलिड मिला दिया। तो डिस्पर्स्ड फेज क्या है? डिस्पर्स्ड फेज क्या है? सॉलिड। डिस्पर्सन मीडियम क्या है? गैस। गैस में आपने सॉलिड मिलाया तो जो बनता है उसको बोलते हैं एरोजोल और उसका एग्जांपल होता है डस्ट या फिर स्मोक। स्मोक भी वही है, छोटे छोटे सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के पार्टिकल्स गैस में मिल रहे हैं, दैट इज ऑल्सो जोल। सेकेंड लिखें लिक्विड। डिस्पर्स फेज में आप लिखें लिक्विड और डिस्पर्सन मीडियम में आप लिखें सॉलिड। यानी
डिस्पर्स्ड फेट जो है वो लिक्विड है और उसको आप किस में मिला रहे हैं? सॉलिड्स में मिला रहे हैं, तो जो बनता है दैट इज कॉल्ड एज जेल। उसको क्या बोलते हैं? जेल बोलते हैं। डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड है, जैम डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड है, पर उसमें जो मिलने वाली चीज है वो क्या है? लिक्विड है, इसलिए इसमें फ्लूइडिटी भी है थोड़ी बहुत। तो ये हो गया जैम, जेलीज, बटर, चीज, ये सारे उसके एग्जाम्पल होते हैं जेल के। जेलीज, बटर, जैम, चीज, ये सारे उसके एग्जाम्पल होते हैं। गॉट इट? इसको बोलते हैं जेल। जेल तो वैसे सेविंग वाला भी आता है, जेल आता है ना सेविंग वाला, एलोवेरा जेल भी आता है, वो सब भी इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, लिक्विड एंड लिक्विड। डिस्पर्स फेज इज ऑल्सो लिक्विड एंड डिस्पर्सन फेज इज ऑल्सो लिक्विड। बोथ आर लिक्विड, यानी जो चीज आप मिला रहे हैं वो भी लिक्विड है, जो चीज मिल रही है, जिसमें मिल रही है वो भी लिक्विड है, पर इतना छोटा लिक्विड है कि वो पूरे में फैला हुआ है और आपको दिख भी नहीं, मतलब दिख भी नहीं रहा है। इसको बोलते हैं इमल्शन। इसको क्या बोलते हैं? इमल्शन, EMULSION। छाछ पिए? छाछ क्या बोलते हैं उसको? बटर मिल्क, जिसको इंग्लिश में बटर मिल्क बोलते हैं। वो जो छाछ है उसमें आपको दही के कण दिखते हैं क्या? आप दही उसमें आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, पर पूरा का पूरा व्हाइट होता है। पानी में ही आप दही मिलाते हैं और उसको इतने अच्छे से शेक कर देते हैं कि वो छाछ में कन्वर्ट हो जाता है। वो जो छाछ है दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस। या फिर एक और एग्जांपल हो सकता है मिल्क, तो आप मिल्क भी लिख सकते हैं, वो बटर मिल्क भी लिख सकते हैं, ये सारे एग्जांपल हो सकते हैं। नेक्स्ट, dispersed phase is liquid and dispersion medium is gas. Dispersed phase is liquid and dispersion medium is gas. This is also called as aerosol only. इसको भी क्या बोलते हैं? एरोजोल ही बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल, वाटर वेपर गैस में मिलना, दैट इज, उसको क्या बोलते हैं? फॉग। इन इंग्लिश दैट इज कॉल्ड एज फॉग। फॉग, मिस्ट, क्लाउड, किसी भी चीज का स्प्रे, कोई भी चीज का स्प्रे जो हम करते हैं, लिक्विड स्प्रे, इंसेक्टिसाइड स्प्रे, पेस्टिसाइड स्प्रे, स्प्रे जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो क्या है? लिक्विड है, और आप डाल किस में रहे हैं? गैस में डाल रहे हैं। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एरोजोल, लिक्विड गैस एरोजोल। नेक्स्ट है डिस्पर्स फेज इज गैस। डिस्पर्स फेज इज गैस, और उसको आप किस में डाल रहे हैं? डिस्पर्सन मीडियम इज सॉलिड। अगेन दिस इज कॉल्ड एज सॉलिड जोल। अगेन दिस इज कॉल्ड एज सॉलिड जोल। मीडियम क्या है? सॉलिड है, और उसमें आप क्या मिला रहे हो? गैस मिला रहे हो। एग्जाम्पल लिखिए, कॉर्क, चारकोल, स्पंज, कॉर्क, चारकोल, स्पंज, ये जो भी चीजें आपने लिखी है ये बना हुआ होता है सॉलिड में, पर इसमें कहीं ना कहीं गैप्स होते हैं जिसके अंदर गैसियस पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। इन दोनों का जो मिक्सचर है उसे हम क्या कहते हैं? सॉलिड जोल बोलते हैं। द लास्ट इज गैस, डिस्पर्स फेज इज गैस एंड डिस्पर्सन मीडियम इज लिक्विड। यानी लिक्विड में आप क्या मिला रहे हो? गैस मिला रहे हो। इसको बोलते हैं फोम, FOAM, फोम। जितने भी फोम हो गए, जैसे सोप का फोम होता है, शेविंग क्रीम का फोम होता है, ऑल दोस आर द एग्जांपल ऑफ दिस। तो आप लिख सकते हैं सोप लैदर, फ्रोथ, फ्रोथ रोटेशन में फ्रोथ पैदा हुआ था, फ्रोथ। जब आप वो बनाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, बटर, घी बनाते हैं, तो आपने देखा होगा ना, मक्खन बनाते वक्त एक प्रक्रिया करते हैं जहां पे आप वो ऊपर से आप उसको निकाल लेते हैं। दैट इज ऑल्सो, दीज ऑल आर एग्जाम्पल। अच्छा, ये 8 ही क्यों हुए, 9 क्यों नहीं हुए, गैस गैस क्यों नहीं हुआ? मन में एक डाउट आना चाहिए, सर गैस गैस भी हो सकता था। गैस गैस आर होमोजेनस मिक्सचर, तो वो फिर ट्रू सॉल्यूशन हो गया, वो कोलाइडल नहीं होता है, इसलिए गैस गैस को हम कंसिडर नहीं करते। मिक्सचर ऑफ गैस इज ट्रू सॉल्यूशन, और वो फिर होमोजीनस हो जाता है, इसलिए हम उसे कंसिडर नहीं करते हैं। गॉट इट? नोट डाल के एक बात लिखिए, इफ द डिस्पर्सन मीडियम इज वाटर, if the dispersion medium is water, the zole is called aquazole. If the dispersion medium is water,
द जोल इज कॉल्ड एक्वाजोल और हाइड्रोजोल. एक्वाजोल और हाइड्रोजोल. इफ द डिस्पर्सन मीडियम इज वाटर, देन द जोल इज कॉल्ड एक्वाजोल or hydrozole. And if the dispersion medium is alcohol, point number 2, if the dispersion medium is alcohol, then it is called as alcohol. Then it is called as alcohol. तो ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया. एल्कोजोल, ALCOSOL, एल्कोजोल. डन. फर्स्ट क्लासिफिकेशन खत्म. राइट. सेकेंड क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन. क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन dispersed phase and dispersion medium. Classification based on nature of interaction between dispersed phase and dispersion medium. ये जो मैंने अभी टेबल लिखवाया, इसमें कोई डाउट है तो पूछिए. जो टेबल लिखवा चुके हैं, नहीं? चलिए. तो नेचर ऑफ इंटरैक्शन के बेसिस पर ये जो कोलॉइड्स होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं. एक होता है लायोफिलिक, एक होता है लायोफोबिक. लिखें. ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरैक्शन, on the basis of nature of interaction, these colloids are of two types. These colloids are of two types. One is lyophilic colloids, दूसरा है lyophilic colloids. Lyo, LYOPHILIC, lyophilic colloids and lyophobic, LYOPHOBIC, lyophobic colloids. ठीक है. अगर गलती से एनी लिक्विड के जगह पर पानी एज ए मीडियम यूज किया गया, यानी डिस्पर्सन मीडियम स्पेसिफिकली क्या है, वाटर है, देन इट बिकम्स हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक. पानी वर्ड अगर आ जाएगा तो वहां पे हाइड्रो वर्ड लग जाता है. एनी एज सच और कोई लिक्विड होगा तो उसके लिए लायोफिलिक या लायो वर्ड यूज करते हैं. पहला. दूसरा, जब कभी भी हम जोल्स की बात करते हैं तो देखिएगा जोल जब भी बन रहा होगा ना, वो हमेशा लिक्विड के उससे बन रहा होगा. सिर्फ जोल अगर हम बोल रहे हैं तो वो कब बनता है, जब मीडियम क्या हो, लिक्विड हो. सॉलिड होगा तो सॉलिड जोल बोलते हैं, गैस होगा तो एरोजोल बोलते हैं. लेकिन अगर सिर्फ जोल बोला मतलब आप कौन से मीडियम की बात कर रहे हैं, लिक्विड मीडियम की. इसके अंदर जो डिस्पर्सन मीडियम है वो ऑलवेज कैसा होगा, लिक्विड होगा. इसीलिए इसको हम लोग लायोफिलिक जोल या लायोफोबिक जोल भी बोलते हैं. जोल वर्ड ऐड हो गया मतलब आपका मीडियम क्या हो गया, लिक्विड हो गया. और उसमें अगर पानी आ गया तो फिर उसे क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिलिक जोल या हाइड्रोफोबिक जोल. स्पेसिफिकली अगर डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड के जगह पर पानी है, देन व्हाट विल यूज, लायोफोबिक और लायोफिलिक जोल यूज करते हैं. तो पहला हेडिंग डालें, लायोफिलिक कोलॉइड्स. लायोफिलिक कोलॉइड्स. द वर्ड लायोफिलिक मीन्स लिक्विड लविंग. लायो मीन्स लिक्विड, फिलिक मीन्स लव. ये वर्ड मैंने आपसे पहले भी बताया होगा. न्यूक्लियोफाइल में, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस के प्रति कोई प्यार अगर व्यक्त कर रहा है तो उसे न्यूक्लियोफाइल बोलते थे. फाइल मतलब होता है लव, न्यूक्लियस मतलब होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस. सिमिलरली लायोफिलिक मतलब लायो मीन्स लिक्विड एंड फिलिक मीन्स लव. तो लिक्विड के प्रति अगर किसी का प्यार है तो उसे क्या बोलेंगे, लायोफिलिक कोलॉइड बोलते हैं. तो लिखें, द वर्ड लायोफिलिक मीन्स लिक्विड लविंग, full stop. Colloidal zole directly formed by mixing substances like. अब आप जोल बनाने में क्या मिक्स करेंगे, कोई ना कोई सॉलिड मिक्स करेंगे. भाई जोल तभी बनता है जब कौन कौन सा हो, डिस्पर्सन फेज इज सॉलिड
एंड डिस्पर्सन मीडियम इज लिक्विड। तो अब क्या क्या मिक्स कर सकते हैं, तो आप लिखें कोलाइडल जोल डायरेक्टली फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग सब्सटेंसेज लाइक गम, जिलेटिन, स्टार्च, रबर एटसेट्रा विथ सुटेबल लिक्विड मतलब डिस्पर्सन मीडियम आर कॉल्ड लायोफिलिक जोल। फुल स्टॉप। उसके नीचे एक लाइन लिख लीजिए, इफ वाटर इज द डिस्पर्सन मीडियम, पैराग्राफ चेंज करके लिखें, मतलब उसके नीचे एक लाइन पे इफ वाटर इज द डिस्पर्सन मीडियम, तो फिर क्या लिखेंगे, हाइड्रोफिलिक जोल। तो लिखें, उसके लिए आप लिखेंगे हाइड्रोफिलिक जोल। suitable liquids that is dispersion medium। सेकेंड लिखें लायोफोबिक कोलाइड्स। लायोफोबिक, अब लायो मतलब लिक्विड और फोबिक मतलब डर, हेट। तो लिखें the word lyophobic means liquid hating। the word lyophobic means liquid hating। substances like metal, their sulfides when simply mixed with dispersion medium, substances like metals, their sulfides when simply mixed with the dispersion medium do not form colloidal zoll, mixed with substances like mixed with the dispersion medium do not form colloidal zoll, full stop। such zolls are called lyophobic zoll। such zolls are called lyophobic zolls। डन। उसके नीचे दो बातें लिखिए। अब ये क्या कह रहा है, लायोफोबिक मतलब आसानी से ये कोलाइडल जोल नहीं बना पाएगा। अगर ये आसानी से कोलाइडल जोल नहीं बना पा रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, लायोफोबिक। लिक्विड से डर रहा है, डरेगा तो उसके साथ मिलेगा नहीं, और मिलेगा नहीं तो जोल नहीं बनाएगा। तो इस तरह के जोल्स को आप क्या बोलते हैं, लायोफोबिक जोल बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बन नहीं सकते हैं, बन सकते हैं। स्पेशल मेथड यूज किया जाता है इसको बनाने का। सिर्फ स्पेशल मेथड के नाम हमें पढ़ने, तो स्पेशल मेथड में पढ़ाऊंगा, तो सिर्फ नोट डाल के लिख लें, देयर कोलाइडल जोल कैन बी प्रिपेयर्ड ओनली बाय स्पेशल मेथड। देयर कोलाइडल जोल आर प्रिपेयर्ड बाय ओनली स्पेशल मेथड। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इट इज, अच्छा ये नोट में एक ही लिखा। अब आप एक काम करिए, अब ना आप दो विभाजन करिए, लायोफोबिक और लायोफिलिक का डिफरेंस लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट है, 7 पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। लायोफिलिक एंड लायोफोबिक, पहले साइड पर लायोफिलिक लिखें, दूसरी साइड पर लायोफोबिक। 5-6 पॉइंट है, अगर 3 नंबर का आएगा तो 5 पॉइंट लिख देंगे तो आपका काम चल जाएगा। लिखें, सबसे पहले तो परिभाषा ही लिखेंगे, राइट। अ कोलाइडल सॉल्यूशन इन विच dispersed phase and dispersion medium attract each other। dispersed phase and dispersion medium attract each other। तो ये लायोफिलिक हो गया, अट्रैक्ट कर रहा है मतलब लव कर रहा है, तो लायोफिलिक है। दूसरी साइड पे लिखें, अ कोलाइडल सॉल्यूशन इन विच dispersed phase and dispersion medium repel each other।
a colloidal solution in which dispersed phase and dispersion medium repel each other, तो इसको लायोफोबिक बोलेंगे. पॉइंट नंबर 2, it is prepared by simply mixing of dispersed phase and dispersion medium. It is prepared by simply mixing of dispersed phase and dispersion medium. सिंपल मिक्सिंग से काम चल जाता है. आप दो चीजों को जैसे ये सॉल्यूशन बनाते हैं ना कि चीनी में पानी मिला दिया और आपको मिल गया, ऐसा सिंपल मेथड से ही बन सकता है. इट इज प्रिपेयर्ड बाय सिंपल मिक्सिंग ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम. वेयर एज दूसरी साइड पे आप लिखें इट इज प्रिपेयर्ड बाय स्पेशल मेथड. इट इज प्रिपेयर्ड बाय स्पेशल मेथड. लायोफिलिक में लिखें इट इज रिवर्सिबल जोल. इट इज रिवर्सिबल जोल. रिवर्सिबल जोल का क्या मतलब है? जैसे आपने दोनों को मिलाया तो जोल बन गया. अब आप हीट कर रहे हैं, हीट करने से जो डिस्पर्सन मीडियम था वो इवेपोरेट कर गया, जो बच गया वो आपको क्या मिल जाएगा? डिस्पर्स फेज मिल जाएगा. तो यहां पे सिंपली इवेपोरेट कर दिए, काम हो गया, दोनों आप अलग अलग कर पाए. वेयर स्पेशल मेथड से अगर बन रहा है तो फिर उसको इरिवर्सिबल हो जाएगा. आप वापस से अगर कुछ ऐसा प्रक्रिया यूज कर भी रहे हैं जिससे कि आप दोनों को अलग कर दें तो आपको दोनों अलग अलग जैसे ओरिजिनल थे वैसे नहीं मिलेंगे. तो एक होता है इट इज रिवर्सिबल जोल, दूसरा होता है इट इज इरिवर्सिबल जोल. पॉइंट नंबर 3, नो स्टेबलाइजिंग एजेंट इज रिक्वायर्ड. नो स्टेबलाइजिंग एजेंट इज रिक्वायर्ड. तो लायोफिलिक है, चूंकि ऑलरेडी ये लव कर रहा है लिक्विड को, तो आपको इसको स्टेबलाइज करने के लिए अलग से कोई चीज नहीं चाहिए. नो स्टेबलाइजिंग एजेंट इज रिक्वायर्ड. वेयर एज इस तरफ स्टेबलाइजिंग एजेंट इज रिक्वायर्ड. यहां पे आपको स्टेबलाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है बिकॉज ये अनस्टेबल है, आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, नहीं मिल सकता है आसानी से. मिलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक स्टेबलाइजिंग एजेंट डालना पड़ेगा. नेक्स्ट, जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो विस्कोसिटी बढ़ जाती है, यानी लायोफिलिक में विस्कोसिटी इंक्रीजेस. ऑब्वियसली इंक्रीज करेगा बिकॉज दो चीजें मिल रही हैं, मिलेंगी तो पर यूनिट वॉल्यूम जो उसका मास पर यूनिट वॉल्यूम जो चीजें होंगी वो बढ़ जाएंगी, यानी डेंसिटी बढ़ जाएगा. डेंसिटी बढ़ेगा तो चांसेस ऑफ लेयर से लेयर में उसका घिसना वो भी बढ़ जाएगा. तो विस्कोसिटी इससे इंक्रीज कर जाती है. वेयर एज वहां पे विस्कोसिटी रिमेन्स सेम. विस्कोसिटी रिमेन्स सेम. इधर लिखें सरफेस टेंशन डिक्रीजेस. यहां पे लिखें सरफेस टेंशन डिक्रीजेस. यहां पे लिखें सरफेस टेंशन रिमेन्स सेम. सरफेस टेंशन रिमेन्स सेम. इट इज हाईली स्टेबल. लायोफिलिक में लिखें इट इज हाईली स्टेबल. इट इज हाईली स्टेबल एंड कैनॉट बी इजीली कोगुलेटेड. एंड कैनॉट बी इजीली कोगुलेटेड. कोगुलेशन का मतलब समझते हैं? कोगुलेट कर जाना, मिलके कुछ बड़ा बना लेना, दैट इज कोगुलेशन. वेयर एज दूसरी साइड पे लिखें इट इज नॉट स्टेबल एंड कैन बी इजीली कोगुलेटेड बाय हीटिंग या शेकिंग. कैन बी इजीली कोगुलेटेड बाय हीटिंग या शेकिंग. कैन बी इजीली कोगुलेटेड बाय हीटिंग या शेकिंग. एग्जाम्पल, एक का एग्जाम्पल लिखें स्टार्च का जोल और एल्बुमिन का जोल. लायोफिलिक में लिखें स्टार्च जोल एंड एल्बुमिन जोल. वेयर एज उधर लिख लें गोल्ड का जोल, गोल्ड जोल. एक तरफ लिखें स्टार्च का जोल एंड एल्बुमिन. एल्बुमिन किसे कहते हैं? अंडा के अंदर वाला जो होता है शायद उसको एल्बुमिन बोलते हैं ना, व्हाइट वाला, और अंदर वाला होता है यॉक, तो व्हाइट वाला. वेयर एज इधर आप लिख लें गोल्ड का जोल. डन. हेडिंग डालें क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स फेज. क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन थर्ड क्लासिफिकेशन. लिखें थर्ड क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पार्टिकल ऑफ द डिस्पर्स फेज. तो दो क्लासिफिकेशन आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया है. अगला क्लासिफिकेशन हम अगली क्लास में पढ़ेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए.